हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वह है शमशुद्दीन इल्तुतमिश के विषय में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सही मायनों में संस्थापक के तौर पे इतिहासकारों के द्वारा देखा जाता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, परंतु इतिहासकारों के मध्य यहाँ पे मतभेद है कि इल्तुतमिश को ही सही मायने में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मानना चाहिए। अब इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा वह यह है कि इल्तुतमिश को वंशानुगत तरीके से कुछ भी नहीं मिला था। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को पराजित कर राजगद्दी हासिल की थी। अगर यहाँ पे यह बात किया जाए कि क्या ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा कि उसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के तौर पे अपने आप को स्थापित किया था, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है सर्वप्रथम कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो स्थापित राज्य था उसे नष्ट होने से बचाया था। दूसरा, उसे वैधानिकता प्रदान करने का काम किया था। तीसरा, इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों के लिए उत्तराधिकार के नियम को स्थापित करने का कार्य किया था। चौथा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतासिर बिल्ला से 18 फरवरी 1229 को छत्र और खुतबा प्राप्त किया था, जिसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी और उसने नासिर आमिर उल मोमिन नाम के उपाधि, जिसका अर्थ ही होता है खलीफा का सहायक, के साथ में शासन करना प्रारंभ किया था। इन्हीं तर्कों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अब मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगी कि आखिर उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था और वो गुलाम के तौर पे किस प्रकार से उभर करके उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासक के तौर पे स्थापित हुए थे। यदि हम उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है कि वो मध्य एशिया के इलबारी जाति से आते थे, जो कि वहां पे उनके पिता इलम खां, इलबारी जो जाति था या हम कह सकते हैं जो कबीला, उसके प्रधान भी रहे थे। परंतु बाद में हमें देखने को मिलता है कि जलालुद्दीन नामक एक व्यापारी इल्तुतमिश को गुलाम की तरह खरीद लिया था और उसे अपने साथ में गजनी ले गया था। परंतु फिर इसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जलालुद्दीन से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम की तरह खरीदने का काम किया था। ऐबक के अधीन ही हमें यह देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश को सरे जानदार और आमिर शिकार नाम की हम कह सकते हैं कि पद दिए गए थे, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत के शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे। जैसा कि हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि सरे जानदार जो होते थे वो अंगरक्षक के प्रधान होते थे राज दरबार के। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि आमिर शिकार जो होते थे, जब भी सुल्तान कोई भी शिकार पे निकलता थे तो उसका जो अध्यक्षता करने वाला जो अधिकारी होता था उसे आमिर शिकार के नाम से जाना जाता था। परंतु यहाँ पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का जो है उदय वो बहुत ही अचानक और लगातार हम कह सकते हैं कि वो होता रहा था। ग्वालियर में भी ऐबक ने उसको गुलों को देखते हुए ग्वालियर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, जिसके पश्चात इल्तुतमिश को बदायूं का क्षेत्र प्रदान किया गया था। रागित्री नाम के इतिहासकार एक है जिनका ये मानना है कि बदायूं उस समय के जितने भी प्रांत थे उसमें सबसे उच्च प्रांतों में से उसे माना जाता था, या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रांत उसे माना जाता था, जो कि इल्तुतमिश को दे दिया गया था। ये यहाँ पे दर्शाने का काम करता है कि किस तरीके से क्रमिक तौर पे उनका विकास हम कह सकते हैं कि एक शासक के तौर पे या शासक की ओर वो अग्रसर होते जा रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन के पश्चात इल्तुतमिश को बहुत ही आसानी से आमिर वर्ग के जो लोग थे वह उसे उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वर्ग था आमिरों का जो उसे शासक बनाना चाह रहे थे, परंतु इल्तुतमिश ने यहाँ पे जुदा का युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को पराजित कर खुद को शासक के तौर पे स्थापित किया और इनका शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 तक का रहा था। अब यहाँ पे 1211 से 1236 तक के उनके शासनकाल को हम 3 भागों में विभाजित
कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं 1211 से 1220 तक का जो उनका कार्यकाल था वह विरोधियों को दबाने में ही चला गया था। दूसरा जो कार्यकाल था वह था 1221 से 1227 का, जिसमें हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के उन्होंने मंगोलों का ही सामना इस काल में किया था। 1228 से 1236 का जो काल था यह हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण रहा था, क्योंकि इसी काल में उन्होंने अपने साम्राज्य को संगठित करने का कार्य किया था, या हम कह सकते हैं कि सशक्त बनाने का काम किया था। अब जब हम यहाँ पे इल्तुतमिश के शासक होने के विषय में बात करते हैं तो यहाँ इनका जो हम कह सकते हैं राह या मार्ग शासक का रहा था वो बहुत आसान नहीं रहा था। उन्हें विरोधियों से जूझना पड़ा था और एक एक करके सभी विद्रोहों को दबाते हुए वे अपने आप को सशक्त तौर पे राजगद्दी पर आसीन कर पाए थे। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं चर्चा करूंगी ताजुद्दीन यल्दोज के विषय में। जैसा कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के समय में भी आपसे कहा था कि ताजुद्दीन यल्दोज जो थे वो गजनी के शासक रहे थे। उसी समय हमें यह देखने को मिलता है कि ख्वाजरिम जो आक्रमण वो पूरे मध्य एशिया में हो रहा था, जो कि विवश किया था ताजुद्दीन यल्दोज को भाग करके लाहौर में आने के लिए। लाहौर के क्षेत्र में उस समय कुबाचा का शासन रहा था। इस समय में हमें यह देखने को मिलता है कि ताजुद्दीन यल्दोज जो है वह कुबाचा को पराजित किया था और यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। परंतु इल्तुतमिश इसे अपने राज्य के लिए या साम्राज्य के लिए हम कह सकते हैं कि खतरे की तरह देख रहे थे। इसलिए उन्होंने तराइन के युद्ध में पराजित कर यल्दोज को वहां से पराजित कर हटाने का काम किया था। तो एक प्रकार से जो लाहौर का पूरा जो क्षेत्र था वो इल्तुतमिश के अधीन आ गया था। दूसरा जो उनका संघर्ष हुआ था वह कुबाचा के साथ में ही हुआ था। ये स्वतंत्र शासक की तरह से अपना शासन करने लगे थे, परंतु जिस समय यहाँ पे जलालुद्दीन मंगबरनी का बहुत अधिक विस्तार हो रहा था गजनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उस समय में ये कुबाचा को पराजित किए थे। चिनाब के पास में मंसूरा नामक एक स्थान में कुबाचा को पराजित करने के पश्चात में हम कह सकते हैं कि जो सिंध का जो इलाका था उसे इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के लिए सुरक्षित करने का काम किया था। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि चंगेज खां का इस समय में पूरे हम मध्य एशिया में हम कह सकते हैं कि इसका आक्रमण हो रहा था। चंगेज खान जो कि उस समय में गजनी में ख्वाजरिम जो राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खान के आक्रमण से डर करके भाग के आया भारत की ओर और इल्तुतमिश से आश्रय की मांग कर रहा था। परंतु यहाँ इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए अस्पष्ट शब्दों में जलालुद्दीन मंगबरनी को आश्रय देने से मना कर दिया और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कूटनीतिक चाल के वजह से इल्तुतमिश ने जो मंगोल आक्रमण था शायद वो भारत में होता या उनसे दुश्मनी होता इल्तुतमिश का, उसे रोकने में इल्तुतमिश को यहाँ पे सफलता मिली थी। अब जब हम बात करते हैं कि ये तो हुआ कि यल्दोज कुबाचा और मंगोलों का सामना इल्तुतमिश ने किस प्रकार से किया था, परंतु उस समय जैसा कि हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में भी देखा था कि हिंदू राज्यों का शासन भारत में रहा था, ठीक इसी प्रकार इल्तुतमिश के शासन काल में भी हमें देखने को मिलता है कि हिंदू शासकों का भारत के कई क्षेत्रों में शासन रहा था। जैसा कि यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगी रणथंबोर, मंडौर, जलौर, अजमेर, सांबर और कलिंजर, इन क्षेत्रों में हिंदू राज्यों का विद्रोह हो रहा था। इसे दबाने में इल्तुतमिश को सफलता मिली थी। ठीक इसी प्रकार से दोआब के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि बनारस, कटिहार, कन्नौज, बहराइच और अवध, इन सभी क्षेत्रों में या हम कह सकते हैं दोआब के इन क्षेत्रों में जितने भी जगह रहे थे उस पे इल्तुतमिश अपना कब्जा जमाने में उसे सफलता मिली थी और जितने भी विद्रोह दोआब के क्षेत्र में हो रहे थे उसे उसने सफलतापूर्वक दबाया भी था। अब यहाँ पे बंगाल के विद्रोह के विषय में भी अगर चर्चा किया जाए तो बंगाल में अली मर्दान शासन कर रहा था, यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से। अलाउद्दीन को खिलजी जो सरदार थे उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद में हिसामुद्दीन इवाज बंगाल के शासक बन गए थे। परंतु यहाँ पे इल्तुतमिश बंगाल बिहार से होते हुए बिहार पे कब्जा करते हुए बंगाल की ओर आगे बढ़े थे तथा उन्होंने हिसामुद्दीन इवाज को वहां से उसके पद से हटा दिया था
और उसके बाद जब इल्तुतमिश फिर पुनः वापस दिल्ली आ गए थे तो बंगाल में पुनः विद्रोह हो गया था। बंगाल में विद्रोह को दबाने के लिए वो अपने पुत्र नसीरुद्दीन को वहां पे भेजे थे, परंतु नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद खुद इल्तुतमिश को बंगाल जाना पड़ा था, जहां पे उस समय बल्का खिलजी नामक शासक शासन कर रहा था। उसे पराजित कर वहां पे बंगाल पे अपना शासन कायम करने में उन्हें सफलता मिली थी। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में भी जलालुद्दीन मकबरनी ने अपने एक प्रतिनिधि को सैफुद्दीन करलुक को वहां पे स्थापित कर दिया था, और उसी समय बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि खराब स्थिति बनी हुई थी पंजाब के क्षेत्र में, या अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, जिसको इल्तुतमिश अपने नियंत्रण में लाने में सफल हुआ था। कुल मिला के यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश का जो पूरा कार्यकाल रहा था वो बहुत संघर्षों का दौर रहा था। लगातार उसको युद्ध भी करना पड़ रहा था और विद्रोहों को भी दबाना पड़ रहा था। परंतु अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश के विषय में, तो उसका पूरा का पूरा जो कार्यकाल रहा था वो सिर्फ संघर्षों का नहीं रहा था। उसने पूरे दिल्ली सल्तनत को सुसंगठित तौर पे स्थापित करने का कार्य भी किया था। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगी कि इल्तुतमिश ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या कार्य किए थे और इसे शक्तिशाली रूप से स्थापित करने के लिए कौन कौन से विभाग में कौन कौन से कार्य किए थे। आज मैं इसी के साथ अपने चर्चा को पूर्ण करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे प्रशासनिक कार्य के विषय में बात करूंगी। धन्यवाद।